तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन का सीन, जहाँ हमारे एमसी जा रहा होता है मिशन पर। हमारे एमसी से स्कॉट गैंग बोलता है कि फोर्थ यंग मास्टर, कि आप ठीक हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो चीफ स्कॉट जैंग बोलता है कि क्योंकि आप घोड़े पर बिल्कुल भी सीधे लेटे हुए हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या इस तरह से इसे चलाना अजीब है। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो हमारा एमसी उससे पूछता है चीफ स्कॉट जैंग। तो वो बोलता है कि हाँ यंग मास्टर बताइए। तो हमारा एमसी कहता है कि आगे बढ़ने से पहले कि हम थोड़ा सा आराम नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शोल्डर फट जाएंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, स्क्वाड मिशन के दौरान हमें हर दिन एक दूरी तय करनी होती है। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें सूरज डूबने से पहले जांगसा घाटी पहुंचना ही होगा। हम आपकी वजह से अपने काम में देरी नहीं होने दे सकते। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि झूठा, मुझे पता है कि पिछले साल एक नया रास्ता शुरू किया गया था। अगर हम इसे ले तो हम 6 घंटों में जांगसा घाटी पहुंच जाएंगे। वो शायद मुझे सिर्फ परेशान कर रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे ठीक से घोड़े की सवारी करना नहीं आता। ये सिर्फ मेरी ही गलती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पर बैलेंस बनाए रखना इतना मुश्किल होगा। चीफ गैंग हमारे एमसी से कहता है अगर ये तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल है तो क्यों ना तुम पैदल चलना शुरू कर दो। तो हमारा एमसी भी उसको देखता है और चीफ गैंग बोलता है अपने घोड़ों को खींचना इससे ज्यादा ठगाने वाला कोई काम नहीं हो सकता। पॉर्टर की तरह किसी पूरे पर्सन का वजन अपनी पीठ पर ढोने से तो बेहतर है ना। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि तुम बास्टर्ड। और वो अपने घोड़ों को तेजी से ले जाते हुए कहता है कि मैं पहले चलता हूँ, फिर मिलेंगे यंग मास्टर। हमारे एमसी के बगल वाला बंदा कहता है कि अगर तुम इस तरह से सवारी करोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। हमारे एमसी से वो कहता है कि मैं तुम्हारे घोड़े की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। ठीक है, अपनी पीठ सीधी करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अपने शोल्डर की हड्डी पर ले जाओ और अपने पैरों को धीरे से इस तरह पकड़ो जैसे तुम घोड़े को गले लगा रहे हो। मैंने अभी जो कहा उसे करने की कोशिश करो। तो हमारे एमसी भी उसको करता है, वो कहता है कि क्या ऐसा। तो वो बोलता है कि तुम बैलेंस बनाए रखो। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि नामकुम सेक्ट की लाडली बेटी होने के बावजूद वो घुड़सवारी में माहिर है और ये एक लड़की होती है। और वो लड़की कहती है कि अपने कंधों को आराम दो। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये मेरे स्वाभिमान की परवाह करने का समय नहीं है। जब कोई सिखाने को तैयार हो तो हमेशा जल्दी सीखना चाहिए। हमारा एमसी वैसा ही करता है। तो वो लड़की कहती है कि देखा, तुम कर सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी समय गिर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि सभी 4 पैरों वाले जानवरों के चलने का अपना तरीका होता है। आपका बॉडी अभी इसके लिए रेडी नहीं हुआ है, इसलिए आपको बस इसे थोड़ा समय देना होगा। तो हमारे एमसी कहता है क्या तुम मुझे और कुछ नहीं सिखाने वाले हो। तो वो बोलती है आप मुझसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपको इतने कम समय में सब कुछ सिखा दूं। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे सारे सीक्रेट बता पाओगे। क्या तुम एक कटोरी नूडल्स के बदले एग्जाम में टॉप प्लेस प्राप्त करना पसंद करोगे। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हें चुस्ता और नूडल भी खिलाऊंगा, ठीक है, वो भी 8 बाउल। वो बोलती है क्या शुरुआत से ही इसमें पकौड़ी शामिल नहीं थी। तो हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हें बांस के पत्ते के हरे रंग की शराब भी खरीद कर दूंगा। तो बोलती है लगाम को कसकर पकड़ो और अपने हाथों की हरकतों को घोड़े के सर के हिलने के साथ मिलाने की कोशिश करो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। और वो बोलती है फिर धीरे धीरे अपनी बाहों को नीचे करो। अगर तुम इसे सही ढंग से करते हो तो तुम्हारा ऊपरी बॉडी की स्वाभाविक रूप से घोड़े की लय के साथ तालमेल बिठा लेगा। तुमको ऐसा महसूस होना चाहिए कि तुम घोड़े के साथ एक हो गए हो। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि जैसे मैं घोड़े के साथ एक हो गया हूँ, है ना। सबसे पहले मुझे अपने हाथों की हरकतों को घोड़े की लय से मिलाना होगा। क्या ये सच में रियल है। मैं फील कर सकता हूँ ये हॉर्स मूवमेंट। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैंने सिर्फ उसके ऑर्डर का पालन करके ये उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे एमसी से वो कहती है कि ये कैसा है। ये सुनकर हमारा एमसी भी कहता है कि ये सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा एमसी कहता है कि तो क्या मैं बांस के पत्ते जैसे हरे रंग के लीकर की भरपाई करूँ। तभी हम देखते हैं कि वो घोड़े पर मारती है जिससे घोड़ा तेज से भागने लगता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोलती है अब जब मैंने आपकी हेल्प करने का फैसला कर लिया है तो मुझे अपना सबसे बेस्ट देना होगा। सिचुएशन में सीखना ये हमेशा कहीं ज्यादा इफेक्ट होता है। और लोगों से हमारे एमसी कहता है कि चलो हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ सभी लोग, मैं आ रहा हूँ, जल्दी से हट जाओ। और घोड़े से कहता है कि साले तू वहीं रुक जा। और वो लोग कहते हैं कि ये क्या था। हमारे एमसी कहता है कि मैंने कहा ना रुक जा। और अपने मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ से गिर गया तो न केवल मेरी बेइज्जती होगी बल्कि मुझे गंभीर चोट भी लग जाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन मैंने सिर्फ सही पोस्चर में बैठना सीखा। रुको 1 मिनट, मैं फील कर पा रहा हूँ घोड़ों की चाल। नहीं, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए समय
समय धीमा हो गया है। ये सही है, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, उसकी मदद से मैं घोड़े की हर हरकत को महसूस कर पाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखकर एमसी घोड़े चलाना सीख जाता है और एक फूल को तोड़ता है और एक जगह रुक जाता है और कहता है कि मैंने कर दिखाया। और वहाँ पर वही लड़की आती है और कहती है कि आपने बहुत जल्दी ही सीख लिया है, हालांकि मुझे पता था कि तुम जल्दी सीख जाओगे, आपने मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर किया है। हमारा एमसी कहता है कि ऐसे बेहतरीन टीचर के बिना ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने 6 दिनों में घुड़सवारी के बारे में सब कुछ सीख लिया है, हालांकि ये सब मेरे स्पेशल एबिलिटी के कारण ही पॉसिबल हो पाया। हमारे एमसी से वो कहती है कि मैं इसका श्रेय खुद लेने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना बेकार होगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी में कहता है कि उंग जियांग की नहीं, नामगुंग सोफो की टीचर के बिना मैं ये नहीं कर पाता। हमारा एमसी उसको फूल देते हुए कहता है कि ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो वो बोलती है शर्माते हुए, आप किसी लड़के को फूल क्यों नहीं देते? हमारा एमसी कहता है कि क्यों नहीं, फूल तो सबको पसंद होते हैं। तो शर्माते हुए कहती है कि इसे फेंक दो, इसके बजाय किसी वुमेन को फूल जैसी चीजें गिफ्ट में दो। हमारा एमसी ये सब बातें सुन के अपने मन में कहता है कि लेकिन तुम तो एक लड़की ही हो, और हमें बताया जाता है कि वो लड़की होती है, लेकिन वो लड़के के रूप में आई होती है। हमारे एमसी से वो कहती है कि एग्जाम्पल के लिए लेडी जू यूंग, तो हमारे एमसी को भी थोड़ा पसीने छूटने लगते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमको इस बारे में कहाँ से पता चला? तो बोलती है ये बात पूरे हांगजो सिटी को पता है, इसके बारे में सिर्फ बाहरी लोगों को ही पता नहीं चला होगा। हमारे एमसी भी ये सब बातें सुनकर कहता है कि ये मेरी कर्मा का फल है या कुछ और? तो बोलती है क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकती हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ पूछो। तो बोलती है कि लेडी जो यूंग, आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो हमारे एमसी उससे पूछता है क्या तुम उससे मिल चुकी हो? तो बोलती है कि हाँ थोड़ा कुछ ही बार में। नहीं, मैं उससे पहले कभी नहीं मिली। तो हमारे एमसी भी उसको कहता है कि ठीक है, अगली बार जब मौका मिले तो हम मिलेंगे उससे। हालांकि ये अफवाह के अनुरूप नहीं होगा, उन्हें हांगजो की 3 ग्रेट ब्यूटीज में से एक माना जाता है और वो वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन मधुमक्खियां तो अट्रैक्ट होती ही हैं फूल की स्मेल के लिए, न कि उसके रूप रंग के लिए। तो वो लड़की बोलती है कि आप ये कह रहे हैं कि उससे अच्छी खुशबू नहीं आती? तो हमारा एमसी उससे कहता है मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब कोई सच में किसी दूसरे को पसंद करता है तो वो उस पर्सन की हर चीज को पसंद करता है, उनके विचार, आदतें, आवाज और आंखें, बोलने का तरीका और नजरिया भी। किसी पर्सन की दिखावट कई चीजों में से सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा ये बहुत कुछ ही बेकार मामला है यार। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे लिए दिखावट उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो लड़की पूछती है कि जो यूंग की वजह से वेस्ट लेक में कूदने वाले किसी पर्सन के लिए आप अपने जवाब को लेकर काफी श्योर लग रहे हैं? तो हमारे एमसी कहता है कि बस इतना कह लो कि मौत को मुंह से बाल बाल बचने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वो लड़की कहती है कि लेकिन हमारे सौदे के बारे में क्या आप मुझे उन किताबों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि जिनका इस्तेमाल अपने एग्जाम की तैयारी के लिए किया था जब हम इस स्क्वाड मिशन पर हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे वो ठीक से याद नहीं है, मुझे यकीन है कि मुझे वो बातें आखिरकार याद आ जाएंगी, चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी वो गुस्सा आ जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि आप अभी इससे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि आप सच में उन्हें इतनी शिद्दत से जानना चाहते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे एको पॉइंट्स के बारे में सिखाएंगे तो मेरी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। बोलती है कि एको पॉइंट्स? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने वो स्टील की नोक वाला पेन देखा था जो तुम टेस्ट में लाए थे। मार्शल आर्टिस्ट अपने दुश्मनों को गिराने के लिए उनके एको पॉइंट पर अटैक करने के लिए स्टील की नोक वाले पेन का यूज करते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए एक मार्शल एकेडमी में इसके बारे में थोड़ा बहुत ही सीखा, किसी को पढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ मैं। इसके अलावा लोग आसानी से दूसरों को अपनी मार्शल आर्ट नहीं सिखाते, क्या आपको ये पहले से नहीं पता? तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, मैं आपसे एको पॉइंट को ब्लॉक करना सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस उनकी सिचुएशन और उन्हें पहचानने का तरीका जानना चाहता हूँ। वो डेथ पॉइंट जिस पर अटैक करके किसी को मारा जा सकता है, वो मुकद पॉइंट जिसका यूज करके दूसरों की आवाज सुनी जा सकती है, वो पैरालाइज करने वाला एको पॉइंट जिस पर अटैक करके किसी पर्सन को पैरालाइज किया जा सकता है। वो जानकारी कोई सीक्रेट बात तो नहीं है ना? तो वो लड़की बोलती है रुको, तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्या तुम हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के 4th यंग मास्टर नहीं हो? तो हमारा एमसी कहता है कि अगर तुम वाकई मुझे नहीं बता सकती हो तो भूल जाओ, मुझे एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी याद नहीं आ रही है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। हमारा एमसी भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, वो बताती है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, जब मैं आपको लगातार कुछ न कुछ सिखा रही होती हूँ, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप शब्दों से समय बर्बाद कर रहे हो?
हमारा एमसी जाते हुए कहता है कि तुम बेवजह ज्यादा सोच रही हो। वो बोलती है कि तुम झूठे हो। फिर हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और चीफ स्कॉट सभी से कहता है कि वहीं रुक जाओ। तो सभी लोग रुक जाते हैं। तो लड़की कहती है कि क्या हुआ। हमारा एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता, चलो जाकर देखते हैं। हमारा एमसी कहता है कि चीफ स्कॉट जैंग कुछ हुआ है। तो हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग हंस रहे होते हैं और चीफ गैंग कहता है कि आप इतनी दूर क्यों आ गए हैं। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या किसी सिचुएशन में सभी स्कॉट को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें सुन के लोग हंस रहे होते हैं। तो चीफ गैंग हंसते हुए कहता है कि प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, ऐसा लगता है कि आपको स्कॉट वॉरियर की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे स्कॉट वॉरियर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, तो फिर आप मुझे सीधे क्यों नहीं दिखा सकते। तो चीफ गैंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें वाकई तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली बात करूंगा, भले ही मेरी बात थोड़ी रूड लगे। हम स्कॉट वॉरियर जूलियन स्कॉट को अपने बराबर नहीं समझते। एजेंसी के अंदर रहते हुए भी ये सिचुएशन होती है, लेकिन स्कॉट मिशन पर रहते हुए ये सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि उस दौरान जूलियन स्कॉट का कोई यूज नहीं होता। जरूरत पड़ने पर पॉटर कम से कम इंटरनल सामान ढो सकते हैं, घोड़ों की गाड़ियां ढकेल सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। उनकी तुलना में जूलियन स्कॉट असल में कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ नाम की स्कॉट वॉरियर है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हमारे शब्दों से तो यही लगता है कि यहाँ के स्कॉट भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा तुमको इतना यकीन क्यों है कि मुझे स्कॉट मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुँचे। तो चीफ जैंग कहता है कि तो चलो अब ऐसा करते हैं, मैं तुमसे 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ, अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मान लूंगा। हालांकि अगर तुम दोनों आंसर गलत देते हो, आज रात का खाना तुम दोनों को खुद ही बनाना होगा। तुमको अभी स्कॉट वॉरियर, पोर्टर और यहाँ तक के घोड़ों को भी खाना खिलाना होगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जैंग, क्योंकि वो योली ओंग के अधीन है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। लगता है वो मुझे इंसल्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारा एमसी उससे कहता है कि इस सिचुएशन में अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम सबको खाना खिलाओ। तो वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्योंकि तुम इसे करने के लिए इतने बेताब हो, चुपचाप बैठकर देखूंगा नहीं। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। तो वो बंदा बोलता है कि क्या तुमको सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई कांटेदार झाड़ी की ब्रांच दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा मार्ग है जो जियांगू जनजाति के लोग उन लोगों के लिए छोड़ जाते हैं जिन्होंने उनके मार्ग को फॉलो करना होता है या जिनसे वो मिलना चाहते हैं। इसे कोवर्ट साइन कहते हैं। वर्ल्ड में इनके अनेक प्रकार पाए जाते हैं। उस कोवर्ट साइन का यूज स्कॉट वर्ल्ड से जुड़े लोग करते हैं। एक स्कॉट वॉरियर इसे डेफिनेटली जानता होगा। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे इस सीक्रेट साइन का नाम और अर्थ बता सकते हो। वो लड़की उससे कहती है कि मेन चीफ, क्या आप कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं। जुंग रियोंग और मैं दोनों अपने पहले स्क्वाड मिशन पर हैं। वो आपको इस सीक्रेट चिन्ह का नाम कैसे बता सकता है जिसके बारे में केवल स्क्वाड वॉरियर ही जानते हैं। तो चीफ जंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा पहला स्क्वाड मिशन है या नहीं। अगर तुम स्क्वाड सर्विस में माहिर हो तो ये बात तुमको जरूर जानना चाहिए, और इसमें यंग मास्टर जुंग रियोंग भी शामिल है। हमारा भी सभी से कहता है कि तुम लोग सभी चुप रहो। जब तुमने कोई क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान भटकने ना दो और आंसर सुनने के लिए तैयार रहो। क्या तुम सहमत नहीं हो। चीफ जैंग, एविल टाइगर, रैम्पार्ट, ये बातें सुन के वो एकदम शॉक हो जाते हैं और चीफ जैंग कांपते हुए कहता है कि क्या क्या तुमने अभी क्या कहा। हमारे एमसी उससे कहता है कि मैंने कहा एविल टाइगर, रैम्पार्ट, ये उस सीक्रेट साइन का नाम है और मुझे तुमको इसका अर्थ भी बताना चाहिए। इसका मतलब है आगे जंगल में घात लगाकर हमला हो सकता है, तो मुझे आज रात आपके द्वारा तैयार किए जाने वाले खाने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। घोड़ों को भी खाना खिलाना ना भूलना, ठीक है। तो ये सब बातें सुनकर तुम गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। फिर वो लोग जंगसा वैली पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग गार्ड से कहता है कि यहाँ हरा भरा जंगल है तो सावधान रहना। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर। हमारा एमसी उस लड़की से कहता है कि क्या तुमको स्वॉर्डमैनशिप भी आती है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो क्या तुम स्कॉलर हो या मार्शल आर्टिस्ट। तो वो लड़की बोलती है अगर तुमने मार्शल आर्ट का थोड़ा बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया है तब भी तुमको मार्शल आर्टिस्ट माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर ली है मैं इस समय एक स्कॉलर की तरह जीता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों भूमिकाएं निभाने में पूरी तरह एबल हो। तुम मार्शल आर्ट और पढ़ाई दोनों में इतना कोशिश क्यों कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि ठीक वैसे ही जैसे बुद्धिस्ट के साथ शाओलिन और उडान सेक्ट है, टाओइस्ट के साथ मेरा सपना है कि एक दिन मैं स्कॉलर के साथ मिलकर एक मोरियम सेक्ट बनाऊं। ऐसा करने के लिए मुझे मेट्रोपॉलिटन एग्जाम पास करनी होगी क्योंकि मैं स्कॉलर सेक्ट का स्थापना बनने जा रही हूँ। मुझ में कम से कम इतनी तो एबिलिटी होनी ही चाहिए। तो हमारा एमसी उसको घूरने लगता है। तो वो बोलती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्या ये बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि ना 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 बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी सीरियस वजह सुनने की उम्मीद नहीं थी तुमसे और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि तुम इसे इतने अचानक से ब्याह कर दोगी? तो वो लड़की बोलती है, मैं ये सब आने वाले कुछ सालों में होने वाली चीजों की तैयारी के लिए कर रही हूँ। अगर मैं मार्शल आर्ट का मास्टर बन गई तो मैं अपनी खुद की एक मार्शल आर्ट भी बनाऊंगी, इसलिए मैं अभी लाइफ रहते हुए इंपीरियल एग्जाम देने जा रही हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम मुझे ये बात बताने में बच सकते थे, तुम मेरे साथ इतने इम्पोर्टेंट बात क्यों बता रही हो? तो हमारे एमसी से कहती है, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने तुमसे अपने सपने के बारे में पहले ही सुन लिया है, और दूसरी बात, इससे तुमको मुझसे सवाल पूछकर परेशान करने से भी रोका जा सकता है उन मार्शल आर्ट के बारे में जिनका मैं फाइनली यूज करूंगी। शायद अब ये बात कहने के लिए थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन मैं जितना दिखाती हूँ उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती हूँ। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अपने मन में, मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए बता रही है क्योंकि उसे फाइट की उम्मीद है। तो मुझे इस बात से नफरत है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। मुझे दिल से उसका हौसला बढ़ाने का मन कर रहा है। हमारा एमसी फिर उससे बोलता है, अनलकीली ऐसा लगता है कि हम फाइट नहीं करेंगे, इसलिए इसके बारे में तुम चिंता मत करो। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है, एक दूसरे के खून बहाने के बजाय पैसा इस्तेमाल करना तेज और ज्यादा स्किल है। फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि रुको, देखो तो सही यहाँ कौन आया है। चीफ स्कॉट जैंग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, और इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा हेल्किंग ब्लेड होता है और ये इंसेक्ट माउंट ग्रेड का स्ट्रॉन्ग होल्ड का चीफ होता है। अपना चीफ जैंग उतरता है और कहता है कि तुम बढ़िया लग रहे हो। तो हेल्किंग बोलता है कि अगर हम बिजी नहीं होते तो अब तक बहुत पहले ही मर चुके होते। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास स्कॉट से संबंधित बहुत सारा सामान है, तुम इस स्कॉट मिशन पर कहाँ जा रहे हो? तो चीफ जैंग बोलता है कि हम यांगजू में रुकेंगे और फिर जियानियो माउंटेन की ओर बढ़ेंगे। तो हेल्किंग बोलता है कि ये एक लंबी जर्नी है, लेकिन कल रात भारी बारिश हुई थी और नदी का पानी इस समय बढ़ा हुआ है, तुम इस समय नदी पार नहीं कर पाओगे। मुझे डाउट है कि कल से पहले पानी कम नहीं होगा। तो चीफ जैंग बोलता है कि क्या इससे बचने का कोई और तरीका नहीं है? तो हेल्किंग बोलता है कि बारिश के बाद जैंगसा घाटी में हमेशा से यही सिचुएशन रही है, इसके अलावा और कोई तरीका कैसे हो सकता है यार? तो अपना चीफ जैंग बोलता है कि ये तो अच्छा नहीं है, हमें हर हाल में जंगसी वैली के इंटर दौर तक पहुंचना ही होगा। तो हेल्किंग बोलता है कि नेचर का सामना करते समय ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बात यहाँ तक आ ही गई है, चलो खाना खाते हैं। अपने लोगों से कहता है कि हम फिलहाल वॉच डॉग्स को पका रहे हैं जो डैक्सिंग स्कॉट एजेंसी पीछे छोड़ गई, इसमें काफी सारा मांस है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये सब बातें सुन के और देख के दो पहरेदार कुत्तों की मौत से ये स्पष्ट होता है कि कोई भीषण फाइट हुई थी। और चीफ जंग से बोलता है कि अब आओ यार, सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। तो अपना चीफ जंग सोचता और कहता है कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता, और अपने लोगों से कहता है कि वॉरियर अपने घोड़ों से नीचे उतरो, पॉटर अपना सामान नीचे रखो, आज के लिए हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ दावत चल रही होती है और हमारा एमसी दबा का खाना पेल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बीफ जर्की है या पेड़ की छड़े। तो वो लड़की बोलती है, क्या हमेशा ऐसा ही रहता है? तो हमारा एमसी कहता है कि चीफ जैंग को हमेशा खाना कराया जाता है, चाहे वो कहीं भी जाए। नहीं, मैं हमारी करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या उन लोगों के साथ शांतिपूर्वक खाना पीना ठीक है? आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो वो लड़की बोलती है कि लगता है कि मुझे स्क्वाड एजेंसियों और मिशनों के दौरान क्या होता है इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है कि जब हम हरे जंगल के डाकुओं से मिलेंगे तो हालात बेकार हो जाएंगे और फाइट भी हो जाएगी। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी कहता है, अगर ऐसा हर बार होता है तो क्या तुमको लगता है कि कोई भी वॉरियर या पोर्टर बचेंगे? डाकुओं और समुद्र लुटेरों के ग्रुप के लिए भी ये बात लागू होती है। तो वो लड़की बोलती है कि लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं लगता कि सभी लोग इतने अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट किए थे, अगर वो इसे देखेंगे तो उन्हें धोखा महसूस होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल, अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो फाइट तो हो ही सकती है, जैसे कि जब हेड में बदलाव होता है या फिर जब स्क्वाड टीम में ऐसे लोग हों जिनसे वो पहले कभी नहीं मिले हों। जब टोल फोल्क में अचानक बेतुकी बढ़ोतरी कर दी जाए तब तो और भी बुरा हाल हो जाता है। यहाँ कई वर्कर काम कर रहे हैं, हालांकि अभी से कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। वो चीफ बार बार हमारी तरफ देख रहा है, क्या तुम हम पर निशाना साध रहे हो? ऐसा क्यों है? खैर, हमें फाइनली पता चल ही जाएगा बाद में। अभी वहाँ पर चीफ जैंग आता और कहता है कि यंग मास्टर, एक प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग होल में एक न्यू मेंबर शामिल हो गया है। जिंग यांग में एक सरकारी अधिकारी और उसके फैमिली की हत्या करने के बाद आपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के इंटर सेरेमनी के बारे में सुना है? तो हमारा एमसी कहता है कि इंटर सेरेमनी, और वो लड़की पूछती है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड एंट्रेंस सेरेमनी क्या है? तो चीफ जैंग बताता है, ग्रीन फॉरेस्ट और स्क्वाड एजेंसियों के बीच ये एक परंपरा है। जब नेचर टेंस हो जाता है, दोनों साइड के न्यू मेंबर को अपोनेंट के रूप में सैनिकों में से एक पर्सन को अपोनेंट के भाग में लेने के लिए चुनने की परमिशन है। ग्रीन फॉरेस्ट इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एंट्रेंस सेरेमनी कहते हैं, हम स्क्वाड एजेंसियों में से इसे स्कॉट एंट्रेंस सेरेमनी कहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तो ये बात है कि उनकी तरफ से नया मेंबर है, और चीफ जैंग इससे कहता है कि उसने यंग मास्टर के फ्रेंड को चुना है। वो लड़की कहती है कि मुझे, लेकिन क्यों?
तो वो चीफ जंग बोलता है कि ये वही तो चाहते हैं। तो ये लड़की बोलती है कि इसका मतलब है उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो रूल क्या है? तो वो बताता है कि तुम किन नियमों की बात कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि उस एंट्रेंस सेरेमनी या तुम्हारे किसी भी काम के बारे में। तो वो बोलता है कि कोई रूल नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि तब क्या मेरे लिए उन्हें मारना ठीक है? तो चीफ जंग भी शौक होता है और कहता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो इससे दोनों साइड के बीच बहुत दुश्मनी पैदा हो जाएगी, इसलिए हम आमतौर पर चीजों को हल्के फुल्के अंदाज में ही खत्म कर देते हैं। ये कंपटीशन तब समाप्त होता है जब एक साइड हार एक्सेप्ट कर लेता है या फाइट में हार जाता है। तो वो लड़की कहती है कि क्या हो जाएगा अगर मैं एंट्रेंस सेरेमनी में भाग लेने से इनकार कर दूं, तो इससे क्या होगा? और हमारा एमसी भी कहता है कि मुझे लगता है कि कल नदी का ज्वाला उतरने के बाद भी वो शायद हमें आगे नहीं जाने देंगे। तो लड़की बोलती है कि तो इसका मतलब है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में इस स्क्वाड मिशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे उनके वापस आने के बाद ही पता चला कि क्या हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या पिछली बार इस एंट्रेंस सेरेमनी हुआ था कि नहीं? जांग रियांगी उसने शायद ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ से एक ऐसे रिक्वेस्ट पर्सन की मांगड़ा कहानी बनवा ली है जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है मुझसे झगड़ा करने के लिए। लेकिन अगर मुझे चोट लग गई तो हालत बिगड़ जाएंगे। इसके बजाय वो शायद मेरे दोस्त को इसमें शामिल कर रहा है ताकि मैं जिम्मेदारी लूं और अपने इच्छा से इंटरफेयर करूं। लेकिन वो फैसला अकेले नहीं ले सकता था, उसके पीछे खड़ा पर्सन डेफिनेटली ली रोंग होगा। जैंग को आखिर क्या ऑर्डर मिले हैं? मुझे मारने के लिए। चाहे जो भी मामला हो ये अच्छा है। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि मैं इसे करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि क्या? रुको, जब मुझे चुना गया था तो तुमने ऐसा क्यों किया? तो हमारा एमसी कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो मेरा दोस्त हमारे साथ जुड़ गया है, उसका एस्कॉर्ट एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे लिए इसमें भाग लेना ही सही होगा, है ना? और अपने मन में कहता है कि ये मेरे लिए किसी को खिलाफ अपनी एबिलिटी को परखने का मौका है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जारी नहीं दे सकता। इसके अलावा वो भी यही चाहता है कि मैं इसमें भाग लूं। और चीफ जंग खुश होते हुए कहता है कि अगर आप जिद करते हैं तो ठीक है। फोर्थ यंग मास्टर। तभी एक बंदा पीछे से आगे कहता है कि आपकी बातचीत में इंटरफेयर करने के लिए मुझे माफ करिएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं ही स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ के साथ मामला सुलझाऊं। तभी हमारा एमसी उसको देखता है और अपने मन में कहता है कि ये पर्सन गाबुल। मुझे ये सोचकर भी डर लगता था कि मैं उससे दोबारा ऐसी जगह पर मिलूंगा। हमारे एमसी से कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं भाग लूंगा, प्लीज मुझे ऐसा करने दे। तो हमारे एमसी कहता है कि नहीं, मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो वो लड़का कह रहा होता है कि प्लीज इसे रिफ्यूज कर दे। और वो लड़की भी कहती है कि सब लोग इसे बंद करो, क्या तुमने उनकी बात नहीं सुनी? मैं इसमें भाग लूंगा। तो मिस्टर जोंग रियोंग तुम्हारा एमसी उसको बात को काटते हुए कहता है कि नहीं, तुम ये रुको, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। यह स्क्वाड एजेंसी का मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा इसमें शामिल ना हो। और अपने मन में जाते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरी फाइट है। और हमारा एमसी एक लोग के पास आता है और कहता है कि है। तो वो उड़ के कहता है कि हाँ यंग मास्टर बताइए। तो हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं तुमसे एक हेल्प मांगना चाहूंगा, क्या मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को एक्सचेंज कर सकता हूँ? तो वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, एक्सचेंज से आपका मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं अपनी तलवार बदल सकता हूँ तुम्हारी तलवार से? तो वो तलवार देते हुए कहता है कि हाँ यंग मास्टर आप ले सकते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। और अपने मन में बोलता है हमारे एमसी, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी द्वारा वॉरियर को दी जाने वाली तलवार काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। उनकी तुलना में पोर्टा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चौड़ी तलवार भद्दी डिजाइन की होती है और खुरदरी और भरी होती है। हाँ यही तो फीलिंग है, यही वो तलवार है जिसे मैंने अपने पिछले लाइफ में 3 सालों तक चलाया था। हालांकि वो लंबी तलवार अच्छी और तेज थी। जिस तलवार से मैं परिचित हूँ वो अब भी है और बेस्ट है। किंग बोलता है कि चीफ स्क्वाड जंग में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हालांकि ये ग्रीन फॉरेस्ट का मेन इंटर द्वार सेरेमनी है, ये मेरा भी एंट्रेंस सेरेमनी है। हमारा एमसी कहता है कि फाइनली मैं अपना अपोनेंट खुद चुनूंगा। हम हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के काफिले हैं, प्लीज ये ना भूलो कि पहाड़ी डाकुओं जैसे लोगों को हमारे काम पर कोई प्रभाव नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि समझ गया, मैं उन्हें बता दूंगा। हालांकि आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। हालांकि ये जानलेवा लड़ाई नहीं होगी, तुम अभी भी असली तलवारों का इस्तेमाल करोगे और इसी वजह से तुमको कुछ मामूली चोटें लग सकती है। तो प्लीज याद रखना ये आपका डिसीजन था। हमारा एमसी भी उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो बोल, तुम बाकी सभी को स्क्वाड वॉरियर कहकर क्यों नहीं बुलाते, लेकिन तुम मुझे फोर्थ यंग मास्टर क्यों कहते हो? तो वो बोलता है कि क्योंकि आप फोर्थ यंग मास्टर हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि आराम से रहो और मुझे स्क्वाड वॉरियर ली कहकर बुलाओ। तो वो बोलता है कि मुझे आपको फोर्थ यंग मास्टर के रूप में संबोधित करना ज्यादा अच्छा लगता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो मुझे एक स्क्वाड वॉरियर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है चलो देखते हैं। और उससे कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं। तो वो बोलता है कि कैसी शर्त? तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि आपको भी सट्टेबाजी उतना ही पसंद है जितना मुझे। अगर
मैं हार गया तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट जरूर पूरा करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर तुम मुझसे स्क्वाड एजेंसी छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझसे पोर्टर बनने को कहोगे तो मैं खुशी खुशी वो भी कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया मैं इस कॉन्वे का बनूंगा स्क्वाड चीफ। फिर हमारे एमसी लोग हेल्किन के पास आ जाते हैं और चीफ जैंग बोल रहा होता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। लोग वॉर के बीच में कमांडर को कैसे नहीं बदलते। किसी स्क्वाड एजेंसी का ये रूल है कि स्क्वाड मिशन के बीच में मेन स्क्वाड को नहीं बदला जाता। तो हमारे एमसी कहता है कि तो फिर क्या तुम मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए मेन चीफ बना सकते हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुमको ऐसा करने का अधिकार है। तो चीफ जैंग बोलता है कि तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, है ना? फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट कितने समय तक कायम रह सकता है। फिर हमारा एमसी आता है और चूज करने लगता है। एक बंदे को चूज कर लेता है और कहता है कि हाँ तुम चलो आ जाओ। तो हम देखते हैं कि सभी लोग हंसने लगते हैं और ये मोटा हट्टा कट्टा बंदा कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे ये जानने की जरूरत है? तो वो बंदा बोलता है कि मुझे बुल डेमन किंग नाम से जाना जाता है, मैं टर्टल स्ट्रॉन्ग होल्ड का वाइस चीफ हूँ। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी भी कहता है कि मेन चीफ को हेड्स ब्लेड के नाम से जाना जाता है, जबकि वाइस चीफ सरदार को बुल डेमन किंग कहा जाता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि नरक के 10 सबसे महान प्राणी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं ग्रेट हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी की एक नई स्क्वाड वॉरियर हूँ, ली जुंग रियोंग। तो बुल डेमन कहता है कि तुम तो हद से ज्यादा हंगामा कर रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना है? हमारा एमसी कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बैल के सर से बेहतर कोई भेंट नहीं हो सकता। तो ये बातें सुन के तुम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब जान से मार दूंगा और अटैक कर देता है। और हमारा एमसी ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है कि वो जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे बॉडी को छूना भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता अपनी एबिलिटी को परखने के लिए। और वो बुल किंग अटैक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने उसे ब्लॉक किया है। हमारा एमसी उसको देखते हुए कहता है कि वो ज्यादा फास्ट है और हमारा एमसी भी अटैक करता है। बुल किंग कहता है कि तुम कब तक मेरे हमलों से बचते रहोगे, तुम छोटे चूहे। हमारे एमसी पे अटैक करता है, फिर से हमारा एमसी उसको ब्लॉक करता है, लेकिन तभी पीछे गिर जाता है। वो बुल किंग कहता है कि खेल का समय समाप्त हो चुका है, तो मैं अब तुम्हें हरा देता हूँ। हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। तो हमारा एमसी कहता है कि यही बात है, उसके हमलों से बचते हुए मैं उस समय का इंतजार कर रहा था जब वो खुलकर अपनी भावनाएं प्रकट करेगा। जब जीतने का मौका दिखता है तो पर्सन लापरवाह हो जाता है। हमारा एमसी उसके चेहरे को पकड़ लेता है। रिजल्ट वो बेकार कदम उठाने लगते हैं। हमारा एमसी उसके चेहरे को पकड़ के अपने कोहनी से मारता है और वो वहीं गिर जाता है और लेटा हुआ होता है। हमारा एमसी भी कहता है कि चलो ये तो बढ़िया था। फिर थोड़ा सीन पास्ट में जाता है जहाँ हमारे एमसी को वो लड़की बता रही होती है कि ये 12 इम्पोर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर तुमको ये नहीं पता कि हमला कहाँ करना है तो बस चेहरे पर ध्यान, तुम इसके जिस भी हिस्से पर अटैक करोगे ये सब घातक साबित होगा। और वो उठ रहा होता है, तभी हमारा एमसी इसके चेहरे को फिर पकड़ता है और फिर इसे कोहनी से मारता है और वो दर्द में कहता है कि अरे यार रुक जाओ। और हमारा एमसी उसके चेहरे पे मारते हुए कहता है कि हेड प्रेशर पॉइंट, अगर किसी को वहाँ चोट लग जाए तो पल भर में उसका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ से गिरने पर तो हाथी भी बेहोश हो जाएगा और गिर जाएगा। किसने सोचा होगा कि ये काम करेगा? फिर हमारे एमसी उसको हरा देता है और उसके मेंबर ये सब देख के हैरान होते हैं। अपना चीफ भी कहता है कि कैसे उसने ऐसा कैसे किया? तो वो लोग कहते हैं कि तुमने डेफिनेटली कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। और हमारा एमसी और वो लड़के एक झील के पास बैठे होते हैं। वो लड़की हमारे एमसी से कहती है कि तो तुम इतनी तेजी गति से कैसे बच निकले और आखिरी मोमेंट में बाजी कैसे पलट दी? तो हमारा एमसी कहता है कि तुमको कैसे पता कि मैंने मार्शल आर्ट नहीं सीखा है? तो वो बताती है कि तुम्हारी हरकतों से मुझे ये तो पता चलता है वो अनाड़ी है और उनमें कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा लगा जैसे तुमने अपनी इंस्टिंक्ट के अनुसार कदम उठाए हो। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम बस यही कर रहे हो कि मुझे लड़ना नहीं आता? तो वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुम लड़ने के लिए पैदा ही हुए हो। तो ये सब बातें सुन के हमारा भी कुछ नहीं बोलता। वो बोल रही होती है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि जीनियस पर्सन अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीख पाया है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपना लाइफ इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो। तभी वहाँ पर चीफ जैंग आता और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने एंट्रेंस सेरेमनी को जीत लिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे बिना ये इम्पॉसिबल होता है। तो चीफ जैंग बोलता है कि क्योंकि आपने खुद को साबित कर दिया है, आप अगले 3 दिनों के लिए मेन चीफ स्कॉट होंगे। तो हमारा एमसी एकदम हैरान होता है और एक बोतली को देखते हुए अपने मन में कहता है कि यह अंगूर का लोकी है जो दर्शाता है कि कोई पर्सन मेन चीफ स्कॉट है। और हमें बताया जाता है कि चाहे वो स्कॉट वॉरियर हो या पोर्टर, वो वॉरियर अभियान पर अपने साथ लोकी नहीं ले जा सकते। इसका गोल लोगों के इसमें पानी की जगह चुपके से शराब डालने से रोकना है। लेकिन मेन चीफ एक एक्सेप्शन है। इमरजेंसी सिचुएशन में जब वो स्कॉट वॉरियर का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो वो सभी के बीच थोड़ी सी शराब बांट सकते हैं, क्योंकि ये रूल इतने लंबे समय से लागू है। एक नॉर्मल लोकी जिसका नॉर्मली कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये एक ऐसी वस्तु बन गई है जो मेन चीफ
के अधिकार का पहचान करती है। हमारा एमपी चीफ गार्ड को कहता है कि इस पूरे स्क्वाड मिशन के दौरान आपको लगातार सिर दर्द होता रहा है। मैं होप करता हूँ कि अगले 3 दिनों तक आपको अच्छा आराम मिलेगा और सब कुछ मुझ पर छोड़ने के बाद आप अपनी सबसे बेस्ट सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। अभी वहाँ पर स्क्वाड वॉरियर गाबुल को बुलाता है तो गाबुल कहता है कि जी बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि इस काफिले के सभी पोर्टर और वॉरियर को इकट्ठा करो, ये मेरा पहला ऑर्डर है एज अ मेन चीफ के रूप में।